हाय फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा इंडियन इकोनॉमी की इस मेगा स्किल्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आप सभी लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे और यह अर्थव्यवस्था आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मेगा सीरीज को लॉन्च किया था और इस मेगा सीरीज के तहत 10 क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी है। साथियों, यह जो क्लास है यह आपकी 11वीं क्लास है और कल आपकी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी। यानी आज की जो क्लास है यह सेकंड लास्ट क्लास है। तो आप इंडियन इकोनॉमी की मेगा सीरीज के बाद कौन से सब्जेक्ट की मेगा सीरीज पढ़ना चाहते हैं, कौन सा ऐसा विषय आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपकी वह क्लासेज शुरू कर सके। तो साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसी वजह से आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। साथियों, आपका शिक्षा ओशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इसलिए आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथियों, आप शिक्षा ओशन का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग, इन सब की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। आप उन लिंक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। साथियों, इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। मेरे साथियों, हमारा ब्लॉग है शिक्षा ओशन के नाम से, तो आप ज़रा उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा जहां पर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करवाए जाते हैं। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, और इस मेगा सीरीज के क्वेश्चन की संख्या है 251वां क्वेश्चन। 251वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। आपको प्रश्नों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आप सभी लोग सक्षम हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आप जरूर प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। तो ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। तो ऑप्शन के रूप में हमें बिहार दिया गया, केरल दिया गया, गोवा दिया गया और अरुणाचल प्रदेश दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो था वह था आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न क्रमांक 251 का राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, और यह आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यानी हमसे ऑप्शन में कुछ कर पूछे गए हैं, कुछ टैक्स के बारे में पूछे गए हैं और हमसे कहा गया है कि वह कौन से टैक्स हैं, ठीक है, जिनको राज्य सरकार लगाती है। तो ऑप्शन ए है उपहार कर। ठीक है, आपके उपहार के ऊपर जो टैक्स लगता है, गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं उपहार कर। उसके बाद बी वाला है संपत्ति का कर। ठीक है, संपत्ति कर। और सी वाला ऑप्शन है रोड टैक्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्या वह टैक्स उपहार टैक्स है, क्या वह टैक्स संपत्ति का टैक्स है, या वह टैक्स रोड टैक्स है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं जो राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, तो तुरंत आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो जहां पे बात कर रहे हैं हम राज्य सरकार के टैक्स की, ठीक है, तो उपहार एक ऐसा टैक्स होता है जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति के ऊपर टैक्स यानी इनकम के ऊपर टैक्स जो होता है, इनकम के ऊपर टैक्स भी कौन लगाता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। किंतु रोड टैक्स जिसमें आप देखते हैं टोल टैक्स आता है, ठीक है, और हर एक स्टेट का टोल टैक्स अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक स्टेट अपने अनुसार टोल टैक्स को फिक्स करती है। किसी राज्य में टोल टैक्स कम होता है तो किसी राज्य में टोल टैक्स ज़्यादा होता है। वह इसलिए वेरिएट करता है क्योंकि ये पूरा टोल टैक्स यानी पूरा रोड का जो टैक्स होता है यह राज्य सरकार के अधीन आता है, इसलिए हर एक राज्य में हम जाते हैं तो वहाँ का टैक्स बदल जाता है, ठीक है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो मेरे साथियों रोड टैक्स ऐसा टैक्स है जो आपके राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 252 का राइट आंसर सी वाला होगा, ठीक है मित्रों। चले साथियों, अब अगले प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, जरा देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ISCI की स्थापना 1948, बी नाबार्ड की स्थापना 1982, एक्सिम बैंक की स्थापना 1988 और सिडबी बैंक की स्थापना 1990। कौन सम्मिलित नहीं है यानी वह कौन सा बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष यहां पर गलत बताई गई है, ठीक है। तो आप सभी लोग भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सा बैंक है जिसका स्थापना वर्ष यहां पर गलत बताया गया है और हमें गलत का ही चुनाव करना है। ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, ICI की स्थापना 1948 को हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी, एक्सिम बैंक जो है उसकी स्थापना 1988 को हुई और सिडबी जो बैंक है उसकी स्थापना 1990 में हुई, ठीक है। तो मेरे साथियों ICI की जो स्थापना है यह स्थापना 1948 में हुई थी, यह बिल्कुल सही कथन है, ठीक। उसके पश्चात नाबार्ड की अगर अपन बात करें तो हमें सबको पता है कि नाबार्ड की स्थापना भी 1982 को हुई थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी, यह कथन भी बिल्कुल सही है। किंतु एक्सिम जो बैंक है, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक की जो स्थापना थी यह 1988 को नहीं थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982, जबकि यहां पर 1988 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका सी वाला जो ऑप्शन है यह आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 253 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है मित्रों। तो याद रखिएगा कि ICI की स्थापना 1948 को हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी, एक्सिम बैंक की स्थापना भी 1982 को हुई, सिडबी बैंक की स्थापना 1990 को हुई थी। क्या होता है जब भी हम किसी प्रश्न को डिस्कस करते हैं तो प्रश्न हमें बहुत सारी जानकारियां देता है, यानी इस प्रश्न क्रमांक 253 से आपको 4 बैंकों के स्थापना वर्ष पता चल गए हैं। जब कभी आप बैंक का एग्जाम देंगे तो बैंक के एग्जाम में ये प्रश्न आपके आते हैं और उस एग्जाम में इन प्रश्नों की मदद से आप सफल हो सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न इससे भी अच्छा प्रश्न होगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 254, भुगतान संतुलन में केवल खालिस्तान की गणना शामिल होती है। भुगतान संतुलन में केवल खालिस्तान की गणना होती है, ठीक है। भुगतान संतुलन मतलब कि देना जो होता, पैसे जो दिए जाते हैं, ठीक है, उसे भुगतान कहते हैं, उसका संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तो उसमें गणना किस किस की शामिल होती है, तो दृश्य वस्तुओं की ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अदृश्य वस्तुओं की, या ए और बी यानी दृश्य वस्तुओं की भी गणना होती है और अदृश्य वस्तुओं की भी गणना होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भुगतान संतुलन में किसकी गणना शामिल होती हैं, दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, ए और बी यानी दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुएं, और इनमें से कोई नहीं।
तो मेरे साथियों, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब भुगतान संतुलन किया जाता है या भुगतान का संतुलन बनाए रखा जाता है, तब उसमें दृश्य वस्तुओं के साथ अदृश्य वस्तुओं की भी गणना की जाती है। यानी ए और बी दोनों को शामिल किया जाता है आपकी गणना में भुगतान संतुलन के। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 254 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला, ए तथा बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मित्रों, चलो, तो प्रश्न क्रमांक 254 का राइट आंसर हो गया सी वाला, ए एंड बी। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे साथियों, अगले प्रश्न पर हम चलें इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, साथियों लाइक करो और क्लास को शेयर करो। ठीक है, ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास ही है, कल की क्लास हमारी लास्ट रहेगी इकोनॉमी की। ठीक है, हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चनों को कल समाप्त कर देंगे इस पूरी मेगा सीरीज के तहत। और मैं आशा करूंगा साथियों कि आपकी मेगा सीरीज, इस मेगा सीरीज के तहत आपकी इकोनॉमिक्स में कुछ सुधार हुआ होगा, आप इकोनॉमिक्स से थोड़े से फ्रेंडली हो गए होंगे, और इन सब का पीडीएफ आप लोगों को हमारे ब्लॉग पर प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो, शेयर करना जरूरी है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यापार के भुगतान में केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं। व्यापार के भुगतान में केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं। बी, भुगतान की शेष राशि अकाउंटिंग अर्थों में हमेशा संतुलित होती है। सी वाला, जब निर्यात आयात से अधिक होता है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। ठीक, और डी, कोई नहीं। अब हमसे क्या पूछा गया साथियों कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन को निकालना है। ठीक है, जबकि हमें असत्य कथन को नहीं निकालते हुए में सही कथन को निकालना है। यानी आपके डी वाले ऑप्शन को हटा दो तो 3 कथन बचे हैं। अब 3 कथन में से आपके 2 कथन गलत हैं और 1 कथन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो देखो, पहले कथन को अगर हम चर्चा पे रखें तो व्यापार के संतुलन में केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं। तो साथियों, व्यापार के संतुलन में केवल दृश्य वस्तुएं नहीं, आपके अदृश्य वस्तुएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं दोनों को शामिल किया जाता आपके व्यापार के भुगतान में। ठीक है, तो व्यापार के भुगतान में दृश्य और अदृश्य दोनों आ गई, जबकि यहाँ पर सिर्फ बोला गया है दृश्य वस्तुएं, तो ये कथन आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, भुगतान की शेष राशि, भुगतान की शेष राशि अकाउंटिंग अर्थों में हमेशा संतुलित होती हैं। साथियों, अकाउंटिंग जब की जाती है यानी जब गणना की जाती है तो गणना में हमें पता चल जाता है कि कितनी भुगतान की राशि बची है। ठीक है, यानी जब अकाउंटिंग की जाती है तो भुगतान की राशि हमेशा हमें संतुलित दिखाई देती है। यह बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमसे क्या कहा था कि सही कथन का हमें चुनाव करना है। अब बी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी आपका 255वां जो आंसर है, क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, अब बचा सी वाला, तो सी वाला भी आपका गलत होगा, किंतु इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है भुगतान का संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, ऐसा कथन गलत है। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल हो जाता है, तो ये आपका भी गलत हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 255 का राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न 256वां क्वेश्चन है। 256वां क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वे सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 256 क्या कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है? घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, घरेलू मुद्रा का बढ़ता मूल्य। ठीक है, यानी घरेलू जो मुद्रा है उसका मुद्रा का मूल्य जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। ठीक है, जो मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
ऑप्शन सी, घरेलू मुद्रा का मूल्य पहले बढ़ जाता है फिर उसके बाद कम हो जाता है। ऑप्शन डी, घरेलू मुद्रा का मूल्य पहले कम होता है और फिर बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्द से जल्द सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, चाहे प्रश्न का उत्तर गलत हो किंतु सभी लोग देंगे, चाहे तुक्का मारो किंतु सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपको सूचित कर देता हूं कि आज रात्रि 10 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आप सभी लोगों को याद से उस क्लास में समय पर उपस्थित हो जाना है ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, कल हमारी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो रही है लाइव सुबह 11 बजे, जहां पर हम विभिन्न न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी, इसलिए आप समय पर सुबह 11 बजे भी लाइव रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अधिकांश मात्रा में वहां पर स्टूडेंट्स को लेके आए, उस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लेके आए ताकि हमें पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ज़्यादा स्टूडेंट वहां पर लेके आएंगे। तो मेरे मित्रों, प्रश्न क्रमांक 256 में घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन का तात्पर्य होता है घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जब घरेलू मुद्रा में अधिमूल्यन होता है तब घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मूल्य कम नहीं होता है। तो प्रश्न क्रमांक 256 का राइट आंसर ए वाला होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर भी देने में सक्षम हैं, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही लोग देंगे। प्रश्न क्या है 257वां, कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें ऑप्शन ए, मुद्रा की कीमत घट जाती है, ऑप्शन बी, मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन सी, मुद्रा की कीमत पहले बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, ऑप्शन डी, मुद्रा की कीमत पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, चारों कथन आप लोगों के सामने है। आप जल्द से जल्द कमेंट करके ऑप्शन को बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, चाहे आपको गलत चुनाव क्यों ना करना पड़े किंतु आप सबको बताना है। जल्द से जल्द बताइए सभी लोग। और जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करो। और याद रहे साथियों, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको बेल आइकन का साइन मिलेगा, उस बेल आइकन के साइन को जरा दबा दीजिए ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके, ठीक है। अभी वर्तमान में हम रात को 10 बजे लाइव क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि चल रही है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। एक सुबह 8 बजे क्लास चलती है, मॉर्निंग में 8 बजे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास भी सब बच्चे चलेंगे। फिर उसके बाद कल से ही 11 बजे लाइव क्लास रहेगी आपके करंट अफेयर्स की, ठीक। तो आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारी, कोई क्लास छूटनी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है। देखो, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसे का अधिक हो जाना। और जब मार्केट में कोई वस्तु अधिक होती तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कीमत क्या हो जाती, घट जाती। जैसे कि अगर मार्केट में प्याज बढ़ जाते हैं, ठीक है, मार्केट में प्याज बढ़ गए, उत्पादन ज्यादा हुआ तो प्याज की कीमतें क्या हो जाती, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब मुद्रा आपके बाजार में अधिक आ जाएगी, ठीक है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मुद्रास्फीति वह अवस्था जिसमें मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 257 का राइट आंसर ए वाला। चलो, तो प्रश्न क्रमांक 257 का राइट आंसर हो गया ए वाला। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 258? प्रश्न क्रमांक 258 आपसे कह रहा है कि एक सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सरकार क्या करती है, अपनी मुद्रा की जानबूझ के अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर देती है, ठीक है, मतलब कि अपने
खुद से ही खुद की मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक, तो ऑप्शन है निर्यात बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी आयात घटाने के लिए, ऑप्शन सी निर्यात को घटाने के लिए, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो सुनिएगा साथियों, सरकार जब किसी अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को कम करती है, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह देश आपके निर्यात को बढ़ाना चाहता है और आयात को कम करना चाहता है। कैसे? ध्यानपूर्वक सुनना। देखो, अगर मान लिया जाए भारत की करेंसी की वैल्यू को हमने कम कर दिया, ठीक है, वैल्यू को क्या कर दिया हमने? कम कर दिया, तो दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी कम है, तो अब दूसरे देशों के जो कंपनियां हैं वह कंपनियां भारत से सामान खरीदेगी। क्यों खरीदेगी? क्योंकि वह सामान कम पैसों में मिल रहा है। ठीक है, तो अब दूसरे देशों की कंपनियों ने भारत से सामान खरीदा, यानी भारत ने उन कंपनियों को सामान भेजा, यानी क्या किया? निर्यात किया। ठीक है, पहली चीज तो निर्यात क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारे यहां पर पैसे की वैल्यू कम है, तो उनको फायदा मिल रहा है, तो हमसे ज्यादा पैसे खरीद रहे, तो हम ज्यादा माल को बेच रहे हैं, तो निर्यात बढ़ गया। अब अगर हमारे यहां पर मुद्रा की वैल्यू को कम कर देंगे, ठीक है, तो दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगवाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सामान महंगा आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय कंपनियां उन देशों से सामान नहीं मंगवाएगी, यानी आयात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सरकार जब भी मुद्रा का अवमूल्यन करती है तो निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 258 का राइट आंसर ए तथा बी दोनों होंगे, तो डी वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे साथियों, चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 259, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों। प्रश्न क्रमांक 259 क्या कहता है? तो ध्यानपूर्वक सुनना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपके 3 कथन सही हैं और एक कथन आपका क्या है? गलत है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले अपन कथन पढ़ लेते हैं, चारों कथनों को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम ढूंढते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, जन्म दर 1 वर्ष के दौरान, जन्म दर 1 वर्ष के दौरान आबादी में प्रति 1000 जन्मों की संख्या है। जन्म दर बताई जा रही है कि जन्म दर की परिभाषा क्या होती है। ऑप्शन बी, ब्लू चिप एक कंपनी है जो एक निवेश पर वापसी की गारंटी नहीं देती है। ठीक। ऑप्शन सी, बुल एक व्यक्ति है जो शेयर बाजार के बारे में आशावादी है। ऑप्शन डी, बूम अर्थव्यवस्था की एक स्थिति है जहां मूल्य और रोजगार अधिकतम होता है। ये 4 कथन हमने पढ़ लिए हैं। अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम सर्वप्रथम डी कथन की बात करें तो हमसे क्या कहना है? डी वाला कथन कि बूम अर्थव्यवस्था एक स्थिति है जहां मूल्य और रोजगार अधिकतम होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि बूम अर्थव्यवस्था में मूल्य और रोजगार की अधिकतम हो जाते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद सी वाला कथन क्या कहता है? बुल एक व्यक्ति है जो शेयर बाजार में आशावादी है। यह आपके शेयर मार्केट की एक टर्म होती है बुल। ठीक है, तो बुल बिल्कुल सही कहा है साथियों की एक आशावादी होता है कि शेयर मार्केट में आपके प्रॉफिट मिलेगा और अंक बढ़ते चले जाएंगे, ये आशा लगाई जाती है। तो बिल्कुल सही का सी वाला कथन भी। ए वाला कथन भी बिल्कुल सही है, जन्म दर की एक जो परिभाषा बताई गई है वह परिभाषा बिल्कुल सही है, किंतु बी वाला कथन सही नहीं है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्लू चिप एक कंपनी है जो निवेश पर वापसी की गारंटी नहीं देती है। तो साथियों बी वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और हमसे गलत कथन ही पूछा था, यानी सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 259 का बी वाला। ठीक है मित्रों, चलो अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 260। प्रश्न क्रमांक 260 की बात करें तो यह कह रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं, और अगर आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी।
ठीक है, तो आप प्लीज सभी लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, चाहे गलत हो किंतु प्रयास करो। भारत में कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन है स्थितिजन्य बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो देर किस बात की है, प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर करती है। ये सभी पॉइंट होने के बाद अब तो आप सभी का प्रश्न का आंसर बनता है, तो तुरंत सभी लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। 260 का राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों, आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करो, क्लास को शेयर करो, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, और रात को 10 बजे सभी लोग को जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे। बहुत बच्चे लेट आते हैं, लेट नहीं होना है, आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन आना है। और कल सुबह 11 बजे भी हमारी क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो रही है। और सुबह 8 बजे प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास चल रही है, वो क्लासेस भी लीजिए, सभी क्लासेस आपको लेनी है। तो मेरे साथियों, जब अपन बात करते हैं भारत के कृषि क्षेत्र में तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत के कृषि क्षेत्र में स्थितिजन्य जो बेरोजगारी होती है ये नहीं पाई जाती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी साथियों यहां पर पाई नहीं जाती हैं। ठीक है, रही बात छिपी हुई बेरोजगारी की, तो छिपी हुई बेरोजगारी यहां पर बिल्कुल पाई जाती है। यानी प्रश्न क्रमांक 260 का राइट आंसर डी वाला होगा, छिपी हुई बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि गांव में सभी लोग रोजगार में हैं। ठीक है, सभी लोग रोजगार में हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कहने का तात्पर्य यह है कि गांव में सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, सभी लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब रोजगार में, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उनको वहां से हटा दो तो उत्पादन पर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है छिपी हुई बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 260 का राइट आंसर आपका क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 261, प्रश्न क्रमांक 261 बहुत अच्छा प्रश्न है। अप्रत्यक्ष कर के बारे में कौन सा सही नहीं है? अप्रत्यक्ष कर के बारे में कौन सा सही नहीं है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इस मेगा सीरीज के तहत कि कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें से प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं एवं राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं। ऑप्शन सी, 2016-17 के बजट में आयकर संग्रह गैर कर राजस्व से अधिक हुआ था। ऑप्शन डी, 2016-17 में के बजट में आयकर संग्रह कुल केंद्रीय राजस्व का 14% था। अब हमें देखना है कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा कि संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर, ये कथन बिल्कुल सही है, और ये दोनों बजट की बातें हैं, ये दोनों बजट की बातें भी बिल्कुल सही हैं। किंतु बी वाला ऑप्शन गलत है, जहां पर क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार एकत्र करती है। ऐसा नहीं है साथियों, आपके केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार ही वसूल करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। तो प्रश्न क्रमांक 261 का राइट आंसर आपका बी वाला। चलो साथियों, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त प्रबंधन का प्रबंधन संभालता है? कौन ऐसा बैंक है जो कृषि और ग्रामीण वित्त प्रबंधन को संभालता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग इस प्रश्न को देने में सक्षम भी हैं। तो देरी किस बात की है साथियों? ऑप्शन को मैं बताऊं उससे पहले आप सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे दिख जाना चाहिए। ऑप्शन है आईडीबीआई, ऑप्शन है आईएफसी, और ऑप्शन है आरबीआई, और ऑप्शन डी है नाबार्ड।
अब इनमें से कौन सा बैंक है जो कृषि और ग्रामीण वित्त प्रबंधन को संभालता है? तो मेरे साथियों आपको मैं बता दूं कि आईडीबीआई नहीं संभालेगा, आईएफसी भी नहीं संभालेगा, आरबीआई भी नहीं संभालेगा, जबकि राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड बना ही आपके कृषि और ग्रामीण वित्त प्रबंधन के लिए है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 262 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है साथियों, अब आप सभी लोग जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, अब मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं। आप सभी लोग तुरंत अभी आईडीबीआई, आईएफसी, आरबीआई और नाबार्ड इन चारों का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे प्रयास करेंगे, सभी। ठीक है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म भी आपको बताना है, आईएफसी का फुल फॉर्म भी बताना है, आरबीआई का फुल फॉर्म भी बताना है और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बताना है। यह इसलिए पूछा गया है साथियों क्योंकि यह मैं 2 से 3 बार इस मेगा सीरीज के अंतर्गत बता चुका हूं, इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है ताकि मैं देखूं कि आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची, मुझे ये जज करना है। इसी वजह से आप सभी लोग इन चारों के फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ, तुरंत बताइए। इतने में अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग बताइए। इतने में अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 263, CRR क्या है? CRR फुल फॉर्म देखें तो कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है? कथन है ए वाला, वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेती हैं। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेती हैं। ऑप्शन बी, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से पैसे उधार लेता है। ऑप्शन सी, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला करता है। और ऑप्शन डी है, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। देखो साथियों, CRR के नाम से पता चल रहा है कैश रिजर्व रेशो, यानी एक ऐसा पैसा जो आपके रखा जाता है रिजर्व में एक अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात की बात करना है, रिजर्व की बात कर रहा है तो डी वाला ही है जो कह रहा है कि यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 263 का राइट आंसर होगा डी वाला। चलो, तो CRR क्या हो गया कि एक नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। चले जाकर अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 264, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता? बहुत आसान प्रश्न है साथियों। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो हम सबको पता है कि राज्य सरकार नहीं लगाती है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों नहीं लगाती, स्थानीय सरकार तो लगा ही नहीं सकती। भारत में वाणिज्यिक कर सिर्फ और सिर्फ कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 264 264 का राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है मित्रों, चलो साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। डंकल मसौदा, डंकल ड्राफ्ट किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित। ऑप्शन बी, देशों के बीच परमाणु संधि करने से संबंधित। ऑप्शन सी, सुपर 301 से संबंधित। ऑप्शन डी, नशीली दवाओं के व्यापार की जांच से संबंधित। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, टू द पॉइंट है ये चीज। डंकल मसौदा यानी डंकल ड्राफ्ट जो है, यह डंकल ड्राफ्ट आपके विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। ठीक है, तो यानी प्रश्न क्रमांक 265 का राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। ठीक है मित्रों, चलो साथियों, अब अगले प्रश्न की चर्चा अगर हम करें, प्रश्न क्रमांक 266 की। प्रश्न क्रमांक 266 हमें क्या कह रहा है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? यानी आप लोगों ने अभी वर्तमान में इंडियन रुपये का जो मार्क देखा होगा ना, ठीक है, जैसे कि ये ऐसा बना हुआ रहता है, तो ये जो चिन्ह है, ये जो प्रतीक चिन्ह है,
यह किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन है राकेश कुमार ने, उदित राज ने, डी उदय कुमार ने और राज कुमार ने। तो मेरे साथ बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, यह प्रतीक चिन्ह आपके डी उदय कुमार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा आपका डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 266 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, डी उदय कुमार, ठीक है मित्रों। चलो साथियों, अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 267। देखो 267 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कल क्लियर कर चुके थे, यानी शून्य आधारित बजट कल की क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। आप लोगों ने देखा था कि शून्य आधारित बजट के बारे में प्रश्न आया था, ठीक है। तो आज वापस से यही प्रश्न आया और क्या कह रहा है कि शून्य आधारित जो बजट है उसकी अवधारणा किसने दी थी, ठीक है। जो जीरो बजट है, इस जीरो बजट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए पीटर ट्रूकर, ऑप्शन बी पीटर पायर, ऑप्शन सी जगदीश भगवती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, आपको याद रखना चाहिए कि शून्य आधारित जो बजट है, इस शून्य आधारित बजट को दिया गया था पीटर पायर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पीटर पायर। तो 267 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है मित्रों। चले जाए अब अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं साथियों, तो इसी के लिए आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि आज की क्लास में हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, तो अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 268 की। 268 हमें क्या कहता है, तो ध्यानपूर्वक सुनेगा। अद्यतन वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसने विकसित किया था? अद्यतन वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी जो हंगर इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है FAO और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था। तो बताओ जल्दी से साथियों कमेंट करके कि वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं किया गया था और WTO के द्वारा भी नहीं, जबकि आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था जो है, इसका राइट आंसर होगा 268 का सही उत्तर आपका डी वाला है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के द्वारा इसे विकसित किया गया था, ठीक है मित्रों। चले साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है साथियों, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक, आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखो और समझने का प्रयास कीजिए। इस सब का PDF आपको हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 269, प्रश्न क्रमांक 269 की बात करें तो इको मार्क किससे संबंधित है? प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? इको मार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद, विनिर्माण वस्तु, अच्छी गुणवत्ता का सामान, या ऑप्शन डी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के उत्पादन से, ठीक है। तो साथियों इको मार्क यानी आपके पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के यानी इको फ्रेंडली, ठीक है। तो यहां पर पर्यावरण शब्द आना चाहिए, तो कृषि उत्पाद तो होगा नहीं, विनिर्माण वस्तुएं भी नहीं होगी, अच्छी गुणवत्ता का सामान भी नहीं, जबकि राइट आंसर आपका क्या होगा? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं का उत्पादन से, ठीक है। इको मार्क लगाया जाता है सामानों पर, ताकि हमें यह पता चले कि यह जो सामान है यह पर्यावरण के अनुकूल है, यानी इको फ्रेंडली है। तो प्रश्न क्रमांक 269 का राइट आंसर होगा डी वाला। चले जी मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 270 बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर प्रश्न क्रमांक 270 की बात करें तो भारत में किस प्रकार की मुद्रा की परिवर्तनीयता की अनुमति है? यानी भारत में अगर मुद्रा को परिवर्तन करना है तो किस प्रकार से मुद्रा को परिवर्तन करने की अनुमति है? तो ऑप्शन है पूंजी खाता, ऑप्शन है चालू खाता,
ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथ टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुद्रा की परिवर्तनीयता की अनुमति आपके ए और बी दोनों यानी पूंजी खाता और चालू खाता दोनों के अंतर्गत आती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 270 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए एंड बी दोनों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब साथियों अगले प्रश्न पर चर्चा करें इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। साथियों जो नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न पर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा विनियामक भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विनियामक भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है ए वाला AMRTP एक्ट, ऑप्शन बी फेरा, ऑप्शन सी फेमा, इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों जब बात कर रहे हैं हम शेयर बाजार की और शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम तो साथियों सेबी करती हैं। ठीक है, कौन करता है? सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी के द्वारा आपके शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है। AMRTP एक्ट के द्वारा नहीं, फेरा के द्वारा नहीं, फेमा के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी वाला। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सेबी का तो इसमें कहीं से कहीं तक उल्लेख किया ही नहीं गया है, जबकि राइट आंसर सेबी होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 271 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपका डी वाला, सेबी। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 272 बहुत अच्छा प्रश्न है। घार समिति, घार का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, GAAR। ठीक है, GAAR का फुल फॉर्म है, जी का मतलब है जनरल, ए एंटी, फिर उसके बाद अवॉइडेंस। ठीक है, ए का फिर है अवॉइडेंस और आर का मतलब है रूल्स, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, 2017 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका कार्य होता है साथियों कर की चोरी को रोकना। यह एक कानून मतलब कि एक नियम है। ठीक है, और इस नियम को बनाया गया था ताकि आपके कर की जो चोरी होती, इनकम टैक्स की जो चोरी होती है, उस चोरी को रोकने के लिए बनाया गया। अब प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो मेरे साथियों मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज न करते हुए मैं बता दूं कि घार के जितने भी नियमों को लागू करने के लिए जो समिति बनी थी उस समिति का नाम है पी सोम समिति। कौन सी समिति? पी सोम समिति। आप सभी लोग याद रखिएगा, GAAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो कि 2017 में बना था कर की चोरी को रोकने के लिए, और इसको लागू करवाने के लिए पी सोम समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, SDR IMF की एक करेंसी है जिसे भी कहा जाता है, यानी SDR IMF। ठीक है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो संगठन होता है IMF वो। ठीक है, तो अब IMF की एक करेंसी है SDR। ठीक है, तो इस SDR को क्या कहा जाता है IMF की करेंसी में? सफेद सोना, केवल बही खाता प्रविष्ट, पेपर गोल्ड या पीली धातु? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि SDR जो है यह IMF की एक करेंसी है जिसे पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी इस खालिस्तान में आपके क्या आएगा? पेपर गोल्ड। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 274, MCX। प्रश्न क्या है? MCX और SX क्या है? ऑप्शन ए भारत में तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है, ऑप्शन बी एक नई बीमा कंपनी जो अब तक भारत सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, ऑप्शन सी केवल कागजों में चल रही ट्रेडिंग कंपनी, ऑप्शन डी सोने में ट्रेडिंग करने वाली कंपनी। तो मेरे साथियों आप सब लोग याद रखिएगा कि MCX आपकी क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। राइट आंसर आपका होगा ए वाला। तो MCX SX ऑनलाइन
ट्रेडिंग कंपनी है। तो प्रश्न क्रमांक 274 का राइट आंसर होगा ए वाला। अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं कि आखिरी प्रश्न हमसे क्या कहता है। आखिरी प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मेरे साथियों, इकोनॉमिक्स की मेगा सीरीज का यह सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कल की आखिरी क्लास रहेगी। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथियों, रात को 10 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव क्लास रहेगी, ज़रूर आप उसमें समय पर ऑनलाइन आना। सुबह 8 बजे प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास रहेगी, उसमें भी आप समय पर ऑनलाइन रहेंगे। और कल से 11 बजे करंट अफेयर्स की न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं सुबह 11 बजे कल से। तो आपको सुबह 11 बजे समय पर ऑनलाइन उपस्थित होना है। ठीक है साथियों। अब प्रश्न क्रमांक 275 के बारे में हम बात करें तो हमसे क्या कहना है कि खुला बाजार परिचालन यानी OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुला बाजार परिचालन से संबंधित है राजकोषीय नीति से, मौद्रिक नीति से, श्रम नीति से या आपके कृषि नीति से। तो मेरे साथियों, खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है, श्रम नीति से भी संबंधित नहीं है, कृषि नीति से भी संबंध नहीं है, जबकि इसका राइट आंसर होगा मौद्रिक नीति। यह किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 275 का राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में 25 और क्वेश्चनों को जानकर इस मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है 275 प्रश्नों तक। तो मेरे साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथियों, शिक्षा ओशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत आवश्यक है, वरना हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो मेरे साथियों, अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे हम लाइव रात को 10 बजे। ठीक है, जहां पर आप रात को 10 बजे ऑनलाइन आकर मैं लाइव आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। तो इतने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।